हेलो स्टूडेंट, मैं साकिब आज फिर 12th इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 4 लाया हूँ। इसमें आवेश के गुण का डिटेल पढ़ रहे थे। आवेश का क्वांटीकरण हो चुका था। अब दूसरा गुण है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत 11 में था। संरक्षण मतलब होता है नष्ट नहीं होना, जितना है उतना ही होना। उसका रूप बदल सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है। तो अब ऐसा निकाय लेना है जो वियुक्त है। वियुक्त निकाय का मतलब जो बाहरी प्रभाव से स्वतंत्र है, जिस पर कुल बाहरी बल 0 है, ऐसा निकाय कहलाता है वियुक्त निकाय। तो वियुक्त निकाय का कुल आवेश नियत होता है, यही है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो इसका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 यूरेनियम। तो यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 है और द्रव्यमान संख्या 238 है। ये रेडियो सक्रिय तत्व है। इससे निरंतर जो है अल्फा, बीटा और गामा किरणें, अदृश्य किरणें निकलते रहती हैं। तो अल्फा किरण निकलने से, अल्फा किरण का सिंबल हम हीलियम के जैसा लेते हैं, हीलियम के नाभिक के ही जैसा इसका को माना जाता है He24, द्रव्यमान संख्या 4 और परमाणु संख्या 2। तो एक अल्फा कण निकलने से इसके द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई का कमी हो जाएगा और परमाणु संख्या में 2 इकाई का कमी हो जाएगा। और ऐसा तत्व रेडियो सक्रिय में थोरियम है। तो थोरियम बन गया और इसको बैलेंस करने के लिए जो अल्फा कण निकला वो अल्फा कण फिर ऐड कर दिए, तो इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब परमाणु संख्या ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो आवेश होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुना मूल आवेश। तो विघटन के पूर्व कुल आवेश है 92 × E और विघटन के बाद थोरियम का 90, तो 90 E और हीलियम का 2, यानी अल्फा कण का 2, अल्फा हीलियम नाभिक है, अल्फा कण का 2, तो 90 + 2 92E। तो Q1 और Q2 इक्वल है, यानी विघटन के पहले कुल आवेश बराबर विघटन के बाद कुल आवेश। तो ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत हो गया। तो ये मैथमेटिकल एग्जाम्पल है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तो एक एग्जाम्पल लिखेंगे। और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ग्लास रड को जब सिल्क से रगड़ते हैं तो घर्षण के पूर्व दोनों अनावेशित है, यानी दोनों पर 0 0 आवेश है, तो कुल आवेश हो गया 0। अब दोनों में घर्षण करने से कांच के छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क में चले जाते हैं। तो मान लेते हैं कि कांच पर +Q आवेश आया n इलेक्ट्रॉन निकलने से, वही n इलेक्ट्रॉन सिल्क में बढ़ गया तो सिल्क पर हो जाएगा -Q आवेश। कांच पर +Q, चूंकि दोनों घर्षण वाला में समान आवेश आता है और विपरीत प्रकृति का, परिमाण में समान आवेश और प्रकृति में विपरीत आवेश प्रकट होता है। तो जैसे एक पर 5 कूलम्ब आया प्लस में कांच पे, तो सिल्क पे -5, दोनों को ऐड करेंगे तो कुल आवेश जो है 0 ही रहेगा। यानी घर्षण के बाद भी कुल आवेश जो है, परिणामी आवेश 0 है। यही है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत हो गया। ये नियम लिखना, लिख लीजिए। अब है आवेश की अचरता, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। आवेश वस्तु के गति से स्वतंत्र होता है। यदि कोई आवेशित वस्तु है उसके गति पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान निर्भर करता है, लेकिन आवेश वस्तु की गति से स्वतंत्र होता है, जिसे आवेश की अचरता का गुण कहते हैं। यानी आवेश को Q से डिनोट करते हैं, तो Q विराम में = Q गति। ये मुख्य गुण हो गया आवेश। और ऐसे आवेश अदिश राशि है, फिर उसको अदिश की तरह जोड़ घटा सकते हैं। तो इस तरह से आवेश और उसके संबंधित चीजें हो गई। अब वियुक्त आवेश होता है, या वियुक्त आवेश मतलब हो गया जिस आवेश पर कोई बाहरी बल नहीं लगे। वियुक्त निकाय हो गया जिस निकाय पर कोई बाहरी जो है बल नहीं लगे, कुल बाहरी बल 0 हो। उसी तरह से एक होता है बिंदु आवेश।
तो बिंदु, जैसे बिंदु वस्तु होता था 11th में कि कोई भी वस्तु एकदम, फिजिक्स में बिंदु का मतलब अलग है। बिंदु का मतलब है कि कोई गतिशील वस्तु अगर अपने आकार से बहुत ज़्यादा दूरी तय करती है गति के क्रम में, तभी वो बिंदु वस्तु होगा। और बिंदु वस्तु के द्रव्यमान को कहेंगे बिंदु द्रव्यमान। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है तो अपने व्यास से बहुत ज़्यादा दूरी तय कर रहा है, 2πr, तो 2r तो व्यास हो गया, पाई गुना ज़्यादा है, इसलिए पृथ्वी, गतिशील पृथ्वी जो है ये हो गया विराम में। जैसे पत्थर का टुकड़ा हाथ में पकड़े हैं तो ये बिंदु वस्तु नहीं हुआ, उसको फेंक दिए जोर से, बहुत दूर चला गया, या कोई बॉल है, गेंद है, रुका हुआ है, तो कोई बिंदु वस्तु नहीं है। जो कई बिंदुओं का समुच्चय, बिंदु तो सिर्फ एक स्थिति मात्र है ज्यामिति में, लेकिन भौतिकी में गतिशील वस्तु अगर अपने आकार से बहुत ज़्यादा दूरी तय करता है तब उसको कहते हैं बिंदु वस्तु। उसी तरह बिंदु आवेश, बिंदु आवेश के आकार से ज़्यादा जिस बिंदु पर उसका निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र या तीव्रता या विभव, उस बिंदु की दूरी ज़्यादा हो, अवलोकन बिंदु उसको कहते हैं, वो बिंदु अगर उसके मतलब त्रिज्या से बाहर, उसके परिधि से बाहर हो, यानी बहुत ज़्यादा दूर हो, तब उस वस्तु को आवेश को कहेंगे बिंदु आवेश। तो कूलम्ब का नियम अब आ रहा है, कूलम्ब का नियम। तो जैसे हम लोग ज्यामिति में पढ़े थे गुरुत्वाकर्षण का नियम, कि दो द्रव्यमान अगर कुछ दूरी पर है तो इसके बीच एक आकर्षण बल लगता है जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, F समानुपाती m1 × m2, यानी गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस सेकेंड पार्ट को व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर्ड लॉ, और ये बहुत से नियम में अटैच होता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण में लग गया। तो कूलम्ब का नियम भी इसी तरह से है स्थिर विद्युत्की में। स्थिर विद्युत्की में कूलम्ब का नियम, कूलम्ब के नियम के अनुसार किसी माध्यम में कुछ दूरी पर स्थित दो आवेशों, ये स्थिर रहेगा दोनों कुछ दूरी पर, स्थिर आवेशों के बीच क्रियाशील विद्युत बल या स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो स्थिर आवेश के बीच जो बल लगता है उसका नाम है स्थिर विद्युत बल। और दो द्रव्यमान के बीच के बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, दो स्थिर आवेशों के बीच के बल को कहते हैं स्थिर विद्युत बल, और इसको कूलम्ब बताया था, इसीलिए इसका नाम कूलम्ब बल, कूलम्ब के समान में कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल का परिमाण आवेशों के बीच के गुणनफल के समानुपाती एवं आवेशों के बीच के प्रभावी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलम्ब के नियम के अनुसार किसी माध्यम में कुछ दूरी पर स्थित दो आवेशों के बीच क्रियाशील विद्युत बल या स्थिर विद्युत बल या कूलम्ब बल का परिमाण आवेशों के बीच के गुणनफल के समानुपाती एवं आवेशों के बीच के प्रभावी दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है कूलम्ब का नियम। अब इसको गणितीय रूप में व्यक्त करेंगे, मैथमेटिकल। Q1 और Q2 दो आवेश हैं किसी भी माध्यम में r दूरी पर, और इसके बीच विद्युत बल यदि Q1 एवं Q2 दो आवेश किसी माध्यम में r दूरी पर हो तो इनके बीच क्रियाशील कूलम्ब बल का परिमाण F समानुपाती Q1 इंटू Q2 जब R नियत हो, दूरी को नियत रखेंगे, और F समान व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर, तो 1/r² हो गया, जब Q1 इंटू Q2 नियत हो। समानुपाती का मतलब 10 कूलम्ब और 20 कूलम्ब आवेश 10 मीटर पर है, और 10 कूलम्ब और 30 कूलम्ब आवेश 10 मीटर पर है, तो इसमें किसमें ज़्यादा बल लगेगा? तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, दोनों का R 10 मीटर है, नियत है, तो 10 गुना 20 200 और 10 गुना 30 300, तो इसमें जो बल लगेगा F2, इसमें F1, तो F2 इज ग्रेटर देन F1। इसका मतलब यही हो गया। दूसरा है कि अगर 10 कूलम्ब और 20 कूलम्ब आवेश है, उसका दूरी है 10 मीटर, और इसी आवेश को 10 कूलम्ब और 20 कूलम्ब को ही यहाँ Q1 इंटू Q2 200, इसमें भी Q1 इंटू Q2 200, मतलब नियत, तो दूरी इसका 20 मीटर कर देंगे, तो F व्युत्क्रमानुपाती है R², तो R है ये 20, तो दूरी बढ़ने से बल घटेगा स्क्वायर में, जैसे 20 मीटर है यहाँ 1/400, इस टाइम में इस तरह से बल का मान घटेगा। अब इस दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइन कर देंगे दोनों को, तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2/R² हो जाएगा। अब इसको बराबर करने के लिए एक स्थिरांक लेते हैं K1, K नहीं लिखेंगे इसलिए इसका कारण K1 लिखेंगे, Q1 Q2/R², जबकि K1 बराबर एक समानुपातिक स्थिरांक। अब गुरुत्वाकर्षण बल में कांस्टेंट लेते थे G m1 m2/r², ये G हर जगह सेम, इसको कहते थे माध्यम का सार्वत्रिक स्थिरांक, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, यानी ये माध्यम के गुण पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी माध्यम में दो वस्तु उतना ही दूरी पर रखते जाएंगे, एक जैसा बल लगेगा, लेकिन विद्युत बल के साथ ऐसा नहीं है, विद्युत बल माध्यम के अनुसार बदलता है, इसलिए केवल जो है इसका जो मान होगा ये माध्यम के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पर SI मात्रक में K1 का मान होता है 1/4πε, और एप्सिलन इक्वल्स टू होगा 1/4πε इंटू एप्सिलन नॉट। तो यहाँ भी माध्यम में बल कर देते हैं, किसी भी मीडियम में Fm, किसी भी मीडियम में Fm बल लग रहा है, जब हवा के लिए करेंगे तो m हटा देंगे, सिर्फ L लिखेंगे। इस एप्सिलन, इस अक्षर को पढ़ते हैं एप्सिलन, और ये माध्यम का विद्युतीय गुण बताता है, और इसी पर विद्युत बल निर्भर करता है, उसका परिमाण कितना बल लगेगा, और इसका नाम है माध्यम की विद्युतशीलता। जब सिर्फ एप्सिलन लिखेंगे तो उसको कहते हैं माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, जब डायरेक्टली विद्युतशीलता को व्यक्त करेंगे तो उसको कहेंगे माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी मतलब परमिट, और एप्सिलन नॉट जो होता है, इसको जीरो लिखा हुआ है एप्सिलन के साथ, एप्सिलन नॉट को
निर्वात या हवा की विद्युतशीलता, इसका निश्चित मान होता है। और एप्सिलॉन आर को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ पर समीकरण 1 से Fm इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यही हो गया कूलम्ब्स का लॉ। किसी भी माध्यम में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू डिफिनिट दिया हुआ रहता है, डिफिनिट है, 4 भी कांस्टेंट है। एप्सिलॉन आर वो माध्यम के अनुसार, कांच है तो अलग दिया रहेगा, जल है तो अलग दिया रहेगा। जैसे माध्यम का अपवर्तनांक होता था उसी तरह से माध्यम की विद्युतशीलता भी विद्युतीय गुण बताता है। उसमें भी अपवर्तनांक दो तरह का होता था, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्षिक अपवर्तनांक। तो यहाँ 3 है, सापेक्षिक विद्युतशीलता, निर्वात या शून्य की विद्युतशीलता और माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो अब इसके बारे में लिख देते हैं, इसको नोट कीजिए। तो कूलम्ब्स लॉ का समीकरण 2 वाला फॉर्म आया, Fm इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन को कहते हैं, एप्सिलॉन के जगह लिखे एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन पढ़ा जाता है ई लेटर को, और इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट ये माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन नॉट हवा या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता है। ऐसे ये निर्वात की विद्युतशीलता है, लेकिन हवा के काफी क्लोज है, इसलिए इसको एयर के लिए भी एप्सिलॉन नॉट यूज होता है। और एक है एप्सिलॉन आर, इसको माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। और ये माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और हवा या निर्वात की विद्युतशीलता को भाग देने से मिलता है, यानी एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट से मिलेगा। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन आर या के एक विमाहीन या मात्रकहीन राशि है, क्योंकि यह दो समान प्रकृति की राशियों विद्युतशीलताओं का अनुपात है। ये दो विद्युतशीलताओं का अनुपात है, इसलिए ऐसा हो गया। और इसका कोई मात्रक नहीं होगा, कोई विमा नहीं होगा। एप्सिलॉन आर या के, इसका दूसरा नाम पार विद्युत स्थिरांक एक अलग राशि है, लेकिन एप्सिलॉन आर के ही समतुल्य है। इसलिए हम यहाँ K1 लिए थे स्थिरांक, F समानुपाती जो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर आया था, उसको बराबर करने के लिए K1, चूंकि वहाँ K एक अलग राशि व्यक्त करता है माध्यम की का पार विद्युत स्थिरांक। तो ये भी एक तरह का एप्सिलॉन आर के ही मान के बराबर है। एप्सिलॉन आर के जगह के भी यहाँ लिख सकते हैं, जैसे Fm इक्वल्स टू आएगा 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो पारविद्युत स्थिरांक जब संधारित्र पढ़ाएंगे तो उस समय अलग से थोड़ा सा बता देंगे। अभी यही राशि है। अब इसका एसआई मात्रक और विभव निकालेंगे। पहले अब एयर के लिए अगर फोर्स जो रहेगा, यदि आवेशों के बीच हवा हो तो एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू जो माध्यम है उसका अब बाय एप्सिलॉन नॉट का। जब एयर ही रहेगा तो यहाँ भी एयर ही रहेगा, तो एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट ही लिखते हैं, तो एयर के लिए 1 होगा। तो एफ एयर और एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यही जो है कूलम्ब्स लॉ एयर के लिए फॉर्मूला होगा। अब इसमें एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक। तो समीकरण 3 से एप्सिलॉन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स हो जाएगा Q1 Q2 बाय 4 पाई R स्क्वायर इंटू एफ। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक आवेश का कूलम स्क्वायर, 4 पाई का कोई मात्रक नहीं, दूरी का मीटर और बल का होगा न्यूटन। तो C स्क्वायर M स्क्वायर M यानी C स्क्वायर बाय NM स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। C स्क्वायर M पे -1 M पे -2 लिख सकते हैं। C स्क्वायर M पे -1 M पे -2 को M पे -1 M पे -1 दो बार लिख दिए, और इतना को ब्रैकेट में फैराड पढ़ते हैं। F इक्वल्स टू C स्क्वायर M-1 M-1 इसको करते हैं फैराड। तो एप्सिलॉन नॉट का दो SI मात्रक है, C स्क्वायर बाय NM स्क्वायर या फैराड प्रति मीटर। अब एप्सिलॉन नॉट का विमीय व्यंजक, एप्सिलॉन नॉट का विमीय व्यंजक, तो आवेश का बीमा बताए थे कि IT होता है, तो Q स्क्वायर है तो I स्क्वायर T स्क्वायर, R स्क्वायर का M स्क्वायर यानी L2 हो जाएगा, और बल का MLT -2। तो ये अब जब सॉल्व करेंगे तो M को ऊपर करेंगे तो -1, L यहाँ 1 और यहाँ 2, ऊपर करेंगे तो L पे -3, T पे 4 हो जाएगा और I पर 2 हो जाएगा। M पे -1, L पे -3, I पे 4 और I पे 2। एप्सिलॉन के भी और एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 इंटू 10⁻12 C स्क्वायर बाय NM स्क्वायर या फैराड पर मीटर लिखते हैं। एप्सिलॉन के वही मात्रक एवं बीमा है जो एप्सिलॉन नॉट के, और पहले ही बता चुके एप्सिलॉन आर के नहीं होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का जो होगा वही एप्सिलॉन का ही होगा, एप्सिलॉन आर का तो होगा नहीं, इसको नोट कीजिए। तो ये इस तरह से कूलम्स का नियम हो गया। और ये SI पद्धति में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, CGS पद्धति में FM इक्वल्स टू होगा Q1 Q2 बाय 1 बाय एप्सिलॉन R इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और F इक्वल्स टू होगा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यानी कांस्टेंट का वैल्यू इसमें एयर के लिए 1 हो गया, और इसमें अगर कोई दूसरा माध्यम है तो उसका सिर्फ 1 बाय एप्सिलॉन R से मल्टीप्लाई होगा, 1/4 पाई वगैरह इसमें नहीं होगा। ये CGS पद्धति में आवेश का बताए थे, आवेश का मात्रक स्टैट कूलम या फ्रैंकलिन, और दूरी का मात्रक CM, ये नोट में है। तो अगर स्टैट कूलम में आवेश दिया हुआ है, CGS में दिया हुआ है, तो इस तरह से निकल जाएगा। अब एक चीज और है जो याद रखना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 इंटू 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखेंगे 8.854 इंटू 10⁻12, और इसका यूनिट लिखाए थे C स्क्वायर बाय NM स्क्वायर। इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ये बाय में है ऊपर चला जाएगा, NM स्क्वायर बाय C स्क्वायर, और इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 याद रखना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9 NM स्क्वायर बाय C स्क्वायर। इसी पर आपका न्यूमेरिकल बनेगा, इसको लिख लीजिए। तो ये कूलम्स लॉ हो गया। अब कूलम्स लॉ को सदिश के रूप में व्यक्त करने आता है कि कूलम्स लॉ को सदिश रूप में व्यक्त करना।
जैसे Q1 है, Q2 है, R दूरी पर है, दोनों अगर प्लस लेते हैं तो इस दोनों के बीच विकर्षण बल लगेगा। समान बल से, तो Q2 पे बल लगाएगा Q1, तो इसको लिखेंगे F21, और Q1 पर 2 लगाएगा बल, इसलिए इसको लिखेंगे F12। और इस दिशा जो है ये 2 लगा रहा है 1 पर, तो इस दिशा में दूरी का इकाई सदिश R21 कैप, और इसमें R12 कैप, ये अपोजिट नंबर रहेगा बल के साथ दूरी। ये R दूरी पर हवा में स्थित Q1 एवं Q2 आवेशों के बीच क्रियाशील कूलम्ब बल का परिमाण F = 1/4πε0 Q1 Q2 R²। अब सदिश रूप में लिखेंगे F12, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 R²। इधर सदिश है तो इधर भी सदिश बनाना पड़ेगा, लेकिन परिमाण नहीं बदलना चाहिए, इसलिए इकाई सदिश से गुना करेंगे। तो यहाँ पे R12 है, यहाँ R21 इकाई सदिश, यानी बल का दिशा किधर है, 2 से 1 की तरफ, 2 लगा है 1 की तरफ, और 1/4πε0 Q1 Q2 R²। इकाई सदिश का फॉर्मूला होता है सदिश बटे उसका परिमाण, और इसको लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 R³ R21 पे एरो अब हो गया। इसी प्रकार F21 1/4πε0 Q1 Q2 R² R12 पे कैप = 1/4πε0 Q1 Q2 R² R12 पे एरो बाय 1/4πε0 Q1 Q2 R³ R12 पे एरो। और यहाँ पर लिख देना है कि R³ = R/R। किसी सदिश में उसके परिमाण से भाग देते हैं तो इकाई सदिश मिलता है। तो R³ इकाई सदिश के लिए कैप साइन है, या है किसको पढ़ेंगे कैप, R वेक्टर बाय उसका परिमाण। परिमाण में 1 2 लिखने का जरूरत नहीं है, परिमाण एक ही होता है R, तो परिमाण में यही हो गया। अब इस दोनों बल को देखते हैं तो दोनों में दिशा का अंतर है, एक का दिशा है 2 से 1 की तरफ, दूसरे का दिशा है 1 से 2 की तरफ, यानी दोनों बल इसलिए F12 का मॉड बराबर F21 का मॉड, लेकिन F12 एवं F21 की दिशा परस्पर विपरीत है, यानी ये बल F12 बराबर होगा -F21। अब अगर मॉड से हटा देंगे तो F12 = -F21। यही सदिश नियम बताता है कि कुल सदिश नियम से क्या पता चलता है कि दो आवेश एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं वो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हैं। अतः कूलम्ब नियम के सदिश निरूपण से यह ज्ञात होता है कि दो आवेशों के बीच
क्रियाशील कूलम्ब बल परिमाण में समान और दिशा में परस्पर विपरीत होते हैं। ये कूलम्ब्स का नियम है। अभी बताए थे इकाई सदिश, किसी भी सदिश के को ऐसे लिखते हैं ए, और ए के ऊपर ये कैप, ये हो गया एक का इकाई सदिश। इसका कोई मात्रक बीमा नहीं होता इकाई सदिश का। जैसे 5 मीटर पर सेकेंड N2S लिखा हुआ है, तो यहां तक है परिमाण और यह N2S है दिशा। अब इसका इकाई सदिश कोई पूछेगा तो सिर्फ होगा N2S, यानी इसमें 5 मीटर पर सेकेंड किसी सदिश के परिमाण को भाग देने से कट जाएगा, तो N2S का कोई मात्रक बीमा नहीं होता है। मात्रक बीमा यहीं पर कैंसिल हो गया परिमाण के साथ। तो x अक्ष का इकाई सदिश करेंगे I होता है, y अक्ष का j होता है, z अक्ष का k होता है। ये सब 11th का ही था। तो 11th में जब सदिश का वीडियो अपलोड करेंगे तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, वो 12 के लिए भी काम देगा। तो 11th में बेसिकली वीडियो एक सदिश का अपलोड करेंगे, तो वहाँ सदिश के बारे में जानकारी, क्योंकि पूरा फिजिक्स में सदिश और अदिश का बहुत उपयोग है, इसका बहुत जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि पूरे चैप्टर में कुछ राशि सदिश है, कुछ अदिश है। तो सदिश और अदिश का जो भी बीज गणित है, अलजेब्रा है, वो अलग है। जोड़ना अलग है, घटाना अलग है, गुणा करना अलग है। तो इस तरह से जो प्रोसेस है उसका जो यूज होगा वो 11th के एक वीडियो में सदिश और अदिश करके एक चैप्टर रहेगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो आई जे और के प्रमाणिक इकाई सदिश है, इसलिए इस पर हम एरो भी दे सकते हैं। हालांकि इकाई सदिश के लिए फिक्स है टैब, लेकिन सिर्फ यही तीनों के लिए आई जे और के लिए सिर्फ हम कैप के जगह एरो भी यूज करेंगे तो गलती नहीं होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में कूलम्ब्स लॉ पर कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे। तो आज यहीं जो है वीडियो समाप्त करते हैं इसका। तो नेक्स्ट वीडियो में कूलम्ब्स लॉ पर कुछ न्यूमेरिकल्स और इसकी सीमाएं वगैरह बताएंगे, तब कूलम्ब्स लॉ फिनिश हो जाएगा। तब चैप्टर जो है विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र और विभव को एक ही साथ पढ़ाएंगे, वो बहुत बड़ा चैप्टर होगा। तो ध्यान दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल।